Good noon, students. How are you all? Good morning, ma'am. Fine, ma'am. So, remaining topic of the history is the rebellion spread. Okay. So, after the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. ब्रिटिश जब दिल्ली में रूटेड हुए है ना गए तो तब कोई अपराइजिंग नहीं थी, एक वीक तक कोई अपराइजिंग नहीं थी, कोई केओस नहीं था. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल. न्यूज को ट्रेवल करने में टाइम लगा, मतलब कि इतना रेबेलियन हो गया, इस तरह का मार्च हुआ है तो ये इसको फैलने में टाइम लगा. देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन. वापस से म्यूटिनीज स्टार्ट हो गई थी. जैसे जैसे ये न्यूज स्प्रेड हुई, जैसे जैसे ये रेबेल स्प्रेड हुआ, वैसे वैसे लोगों में जो रिजेंटमेंट था वो स्टार्ट हो गया था. तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. जो रेजिमेंट म्यूटिनाइट के बाद, है ना, जब म्यूटिनी हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अदर ट्रूप्स हैं उनको ज्वाइन करने लगे एक नोडल पॉइंट्स में. एक जो नोडल पॉइंट्स होता है जैसे जहाँ पे सब जाके कलेक्ट हुए, गैदर हुए, तो नोडल पॉइंट्स उस वक्त थे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. आफ्टर देम, उनके बाद, the people of the town and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. उसके बाद क्या हुआ था, जो टाउन्स के थे, विलेजेस के थे, वो उन लोगों में भी अवेयरनेस आई और वो भी खड़े हो गए, है ना, एक एज रिबेलियन वो भी खड़े हो गए और उन्होंने भी रैली की अपने लोकल लीडर्स के साथ मिलके, जमींदार के साथ मिलके, चीफ्स के साथ मिलके. उन्होंने कोशिश की अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की एंड फाइट द ब्रिटिश के साथ फाइट करने की. उन्होंने कोशिश की कि चलो हम भी इसमें रिबेलियन में जुड़ जाते हैं. तो नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, who lived near कानपुर, जो कि कानपुर के पास रहते थे, gathered armed forces, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ गैदर हुए और expelled the British garrison from the city. और जो ब्रिटिश गैरिसन थे सिटी से उनको आउट कर दिया. He proclaimed himself पेशवा और खुद को डिक्लेयर कर दिया पेशवा. ठीक है, अडॉप्टेड सन थे, खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. तो ही डिक्लेयर दैट वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. उन्होंने खुद को जो डिक्लेयर किया था वो एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर में किया था. इन लखनऊ, ब्रिजेश कादर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. अब जो लखनऊ में क्या हुआ, ब्रिजेश जो कादर थे, जो कि डिपोज नवाब वाजिद अली का खान के, मतलब शाह के बेटे थे, उन्होंने खुद को प्रोक्लेम कर दिया न्यू नवाब के रूप में, डिक्लेयर कर दिया कि अब नया नवाब मैं रहूंगा. तो ये थोड़ा मिसिंग है वर्ड. ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. उन्होंने भी एक्नॉलेज की थी, बहादुर शाह के अंडर में ही उन्होंने ये सब चीजें प्रोक्लेम किया था. हिज मदर Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. जो इनकी मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन लिया कि जो अपराइजिंग थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो अपराइजिंग थी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ठीक है. इन झांसी में भी क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल. उसने भी सिपोइस को ज्वाइन कर लिया था, जो रिबेल्ड सिपोइस थे उनको ज्वाइन कर लिया था. एंड फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तात्या टोपे. और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक बैटल, एक फाइट स्टार्ट कर दी थी तात्या टोपे के साथ मिलके. द जनरल ऑफ नाना साहिब. ये कौन थे तात्या टोपे, ये जनरल थे नाना साहिब के. ठीक है. इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई Lodi of Ramgarh raised and led the army of 4,000 against the British, who had taken over the administration of her state. जो रानी अनंतीबाई लोधी थी, जो रामगढ़ की थी, उन्होंने भी रेस किया. एक आर्मी उनकी लीडरशिप में रही जिसमें 4,000 थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे.
who had taken over the administration, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया अपने स्टेट का. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. जो ब्रिटिशर्स थे उनको आउट नंबर कर दिया गया है ना रिबेल फोर्सेस के द्वारा. दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स. ये बहुत सारे बैटल्स में कई बार डिफीट हुए. दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम टू द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन. जो ये लोग कन्विंस हो चुके थे, लोगों को ये समझ आ चुका था कि जो रूल ऑफ द ब्रिटिश है वो हेड कोलैप्स हो गया था या हो जाएगा, और हो सकता है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए और वो प्लंज हो जाए और रिबेलियन को ज्वाइन कर ले. उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल सबको समझ आ गया था कि अवेयर थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने कहा कि वो भी एक रिबेलियन के रूप में अपना एक स्टैंड लिया सबने. तो a situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. जो सिचुएशन थी वाइडस्प्रेड, जो पॉपुलर रिबेलियन था वो डेवलप हुआ अवध रीजन में, पर्टिकुलरली अवध रीजन में. तो ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश. 6 अगस्त एक टेलीग्राम जो कि लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टाइलर के द्वारा भेजा गया उसके कमांडर इन चीफ को, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया उनको एक डर लगा, ब्रिटिशर्स ने एक डर फील किया, रिबेलियंस का डर. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The जमींदार have risen to oppose the. उनको डर लग रहा था कि जो हमारे आदमी हैं वो आउट नंबर हो रहे हैं, बहुत लोगों के द्वारा अपोज किए जा रहे हैं. ये जो फाइटिंग है वो एंडलेस है. हर गांव में इस तरह का रिबेलियन चल रहा है, और सबसे बड़ा तो कि जमींदार भी हमें अपोज करने के लिए खड़े हो गए. तो ये डर से ये टेलीग्राम भेजा गया था. फिर मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे नए नए लीडर्स आए. फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी थे फैजाबाद से, प्रोफेसर्स थे. रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड. ये लग रहा था कि ब्रिटिश जो रूल है लगभग खत्म हो जाएगा या खत्म होने की कगार पे. ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज a huge force to support us. इसमें ये इमेजिनेशन में लोगों के में आया कि जो ह्यूज फोर्स है सपोर्टर्स की, हो सकता है इससे ब्रिटिश जो रूल है वो डिक्लाइन हो जाए, वो उसका एंड हो जाए. तो ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश. ये लखनऊ आए ब्रिटिशर्स से फाइट के लिए. इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल. दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में गाजीज है, रिलीजियस जो वॉरियर्स हैं, योद्धा थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, वो भी एक साथ आए. वो क्या चाहते थे? वाइट पीपल, मतलब ब्रिटिशर्स को वाइप आउट करना, उनका सफाया चाहते थे. बख्त खान जो सोल्जर थे बरेली के, उन्होंने लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स का चार्ज अपने हाथ में लिया. Who came to Delhi, जो दिल्ली आए थे. He became a key military leader of the rebellion. ये रिबेलियन के की मिलिट्री लीडर बने. इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार, बिहार में जो एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने रिबेल सिपोइस को ज्वाइन किया. बैटल विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ एक लड़ाई मतलब स्टार्ट हो गई थी इनकी. बहुत मंथ्स तक चली, बहुत दिनों तक चली. लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट. जो लीडर्स थे, जो फाइटर्स थे, वो भारत के अलग अलग जगह से आए और उन्होंने इस फाइट को ज्वाइन किया. ठीक है, तो ये लगभग ये था कि 1857 में अगर बाकी चीजें सारी चीजें अगर साथ देती या सब लोग यूनिफाई हो जाते तो बहुत पॉसिबल है कि हमें इंडिपेंडेंस तभी मिल जाता. बट अब आप पढ़ेंगे कि द कंपनी फाइट्स बैक, जब कंपनी वापस से आती है तो क्या होता है. तो of the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब पूरी तरीके से इस रिबेल को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करेंगे.
उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो इट ब्रॉट reinforcement फ्रॉम इंग्लैंड, ये एक इंग्लैंड से reinforcement लाए, passed new laws so that the rebel could be convicted with ease। एक नया लॉ लॉन्च हुआ ब्रिटिश में जिसमें आसानी से रिबेलियंस को सप्रेस किया जा सकता था, अपने लॉज के साथ कन्विक्ट किया जा सकता था बहुत इजीली। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। और ये कहाँ चले गए, जहाँ पे ये सेंटर्स जो थे, जो एक सेंटर बना हुआ था जहाँ पे बहुत सारे रिबेलियंस एक साथ थे, स्टॉर्म सेंटर्स में गए रिवोल्ट के। दिल्ली वॉज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सेप्टेम्बर, और सबसे पहले दिल्ली को रिकैप्चर किया सितंबर 1857 में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली को वापस से रिकैप्चर कर लिया। द लास्ट मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वॉज ट्राइड इन कोर्ट्स एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई, मतलब पूरा जीवन जेल में बिताने की सजा दे दी गई। He and his wife बेगम ज़ीनत महल were sent to prison in रंगून, और उनको और उनकी जो बहादुर शाह जफर थे उनको और उनकी वाइफ जीनत महल को रंगून भेज दिया गया कैद में अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून, वहीं पे बहादुर शाह जफर रंगून में उनकी डेथ हो गई थी, रंगून जेल में नवंबर 1862 में। बहादुर शाह जफर ने जेल में ही दम तोड़ दिया था। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. दिल्ली रिकैप्चर हो गया इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिबेल था, जो रिबेलियंस थे वो खत्म हो गए थे, डाई डाउन हो गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोग लगातार रेजिस्ट करते रहे थे, बैटलिंग में शामिल रहे थे। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion। ब्रिटिश ने बहुत मेहनत करनी पड़ी, इवन 2 years तक कि ये जो मैसिव फोर्सेस है रिबेलियंस की, जो पॉपुलर रिबेलियंस, उनको सप्रेस किया जा सके। तो उनके लिए भी इजी नहीं था, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। तो लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च, लखनऊ भी उसी तरीके से मार्च 1858 में ले लिया गया वापस। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड, रानी लक्ष्मीबाई को बैटल में हरा दिया गया था और उनको मार दिया गया था 1858 में। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंती बाई, सिमिलर सेम ही भाग्य था अवंती बाई का भी। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी, उनको खेरी की इनिशियल विक्ट्री हुई, चोज टू एम्ब्रेस डेथ, उन्होंने अपना मौत को गले लगाना बेहतर समझा। वेल सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड, जब ब्रिटिशर्स ने चारों ओर से अवंती बाई के जो फोर्ट है उसको घेर लिया था, तो अवंती बाई ने कहा कि अब मतलब मर जाना ही बेटर है। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, तात्या टोपे भी बच के जंगल में भाग गए। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वॉर। और गुरिल्ला वॉर समझते हो क्या होता है? आपको आइडिया है गुरिल्ला वॉर क्या होता है? हाँ बोलो बेटा। नो मैम, आइडिया नहीं है? आप कभी गुरिल्ला को देखोगे ना तो वो अचानक से अटैक करता है ना, पता भी नहीं चलता। स्ट्रैटेजी मतलब किसी दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि गुरिल्ला अटैक कर रहा है, तो वो गुरिल्ला वॉर उसी को कहते हैं। तो लगातार गुरिल्ला वॉर में इन्वॉल्व रहे, अपने बहुत सारे ट्राइबल्स के सपोर्ट के साथ, बहुत सारे पीजेंट्स जो लीडर्स थे उनको सपोर्ट किया गया। अल्टीमेटली ही वॉज कैप्चर्ड, उनको भी पकड़ लिया गया और अप्रैल में उनको मार दिया गया 1859 में। तो देखो कई बार ये डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तात्या टोपे जंगल में गए तो कौन से वॉर में इन्वॉल्व थे और कौन उनको सपोर्ट कर रहा था और कौन से ईयर में उनको मारा गया। तो ये आप देख लो, एक बार अंडरलाइन कर लेना बेटा। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो विक्ट्रीज हुई थी उसमें रिबेलियंस को एनकरेज तो किया। द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज एनकरेज्ड डिजर्शन। अब जो रिबेलियन फोर्स जो इतनी एनकरेज हो रही थी, धीरे धीरे जब ये जैसे जैसे अंग्रेज रिकैप्चर करने जा रहे थे, ब्रिटिश जैसे जैसे रिकैप्चर करते गए वैसे उनका
टेंशन स्टार्ट हो गई. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. ब्रिटिश ने कोशिश की अपना बेस्ट पॉसिबल वे में कि वो लोगों की जो लॉयल्टी है उसको वापस से रीगेन कर लें. दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड. अब ब्रिटिशर्स क्योंकि बहुत डिप्लोमेटिक और बहुत क्लेवर थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और उसमें ये अनाउंसमेंट की कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स हैं, जो बहुत ब्रिटिशर्स के फेवर में सपोर्ट में है, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. कंटिन्यू वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लैंड्स पे. ठीक है, तो मतलब उनकी लैंड्स उनसे स्नैच नहीं की जाएगी, वो अपनी लैंड्स को उसी तरीके से उनका अधिकार होगा जैसे पहले हुआ करता था. तो ये अनाउंसमेंट कर दिया था. तो दोज हु हैड रिबेल्ड were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, उन्होंने ये कह दिया था अनाउंसमेंट में कि ऐसे रिबेलियन जो सरेंडर कर देते हैं, खुद को ब्रिटिशर्स के पास सरेंडर कर देते हैं, दे हैड नॉट किल्ड, और वो किसी भी वाइट पीपल को या किसी भी ब्रिटिश पीपल को नहीं मारते हैं, तो ये उनको उनके अधिकार वापस दे दिए जाएंगे. तो दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम लैंड वुड नॉट बी डिनाइड. उन्होंने कहा ऐसे लोग सेफ रहेंगे, उनके राइट्स सेफ रहेंगे, वो अपनी लैंड को भी क्लेम कर सकते हैं, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकेगा. जो ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी लॉयलिटी दिखाएंगे तो वो सेफ भी रहेंगे और उनके वो राइट्स अपने एक्वायर कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, इवन अपनी लैंड को भी क्लेम कर सकते हैं. तो ये इतना बड़ा बेनिफिट था. तो नेवरदलेस 100 of sepoys rebel, नवाब एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग. फिर भी बहुत सारे सिपॉयज को, रिबेल्स को, नवाब्स को, राजाज को इन्होंने फांसी पे लटका दिया था दबाने के लिए. अब है आफ्टरमैथ. उसके बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859. जो 1857 में जो स्टार्ट हुआ था, जो चिंगारी थी, अब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से 2 साल में अपने जो कंट्रोल था उसको रीगेन किया कंट्री में, और ये हुआ था 1859 में. बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर. लेकिन अब उन्होंने क्या किया? अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज किया. Given below are the important changes that were introduced by the British. जो नीचे दिया गया है वो important changes थे जिसमें ब्रिटिशर्स ने मतलब क्या क्या चेंजेस किए थे वो we are going to study. The British Parliament passed a new act. एक न्यू, देखो ये important question है कि after regaining the control British what did the Britishers मतलब introduced to the people of India. तो इसमें सबसे पहले ये था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास है, एक न्यू एक्ट पास हुआ था 1858 में. ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स. सबसे पहले 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थी, उन पावर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के. पहले कौन चलाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी अपना चलाती थी. अब जो उनकी पावर्स थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश रूलिंग जो गवर्नमेंट थी उसके पास. ये एंश्योर करने के लिए कि मतलब इंडियन अफेयर्स में और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट आए, इसलिए. सो अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. तो क्या हुआ था? जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया सारे मैटर्स के लिए. गवर्नेंस, जो भी गवर्निंग बॉडीज रहेंगी, जो भी गवर्नेंस रहेंगी, उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया. सो ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम. तो उन्होंने कॉल द इंडियन काउंसिल, उन्होंने एक काउंसिल, एडवाइजिंग काउंसिल बनाई जिसको इंडियन काउंसिल के नाम से जाना गया. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय. जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको टाइटल वॉइसरॉय के नाम से दिया गया.
ठीक है, दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब ये कौन थे वायसराय? ये क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये वायसराय थे। Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. तो इन मेजर्स के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को रूल करने की अपने पास ले ली थी, समझ गए? तो यहाँ पे जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो पावर्स थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ब्रिटिश इंडिया के अंडर कंट्रोल आ गया था हमारा इंडिया, इंडिया की गवर्नेंस, इंडिया की रूलिंग। क्लियर? सेकेंड जो था, all ruling chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future. जितने भी रूलिंग चीफ्स थे, है ना, हमारी कंट्री में, उनको अश्योरेंस दिया गया कि उनकी टेरिटरी कभी भी फ्यूचर में अनेक्स्ड नहीं होगी। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. पहले ये था ना कि आप सन अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर आपके खुद का बच्चा नहीं है, तो ये सारी जो अथॉरिटी है सब ब्रिटिश के कंट्रोल चली जाएगी, तो ये हटा दिया गया था। उन्होंने कह दिया था कि जैसे सक्सेसर्स के पास उनका जो किंगडम है सक्सेसर्स के पास चला जाएगा, इवन अडॉप्टेड सन होंगे उनके पास भी। दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट। जो ये एक्नॉलेज किया गया कि जो ब्रिटिश क्वीन है वो सॉवरेन पैरामाउंट रहेगी, मतलब सब कुछ उन्हीं का अधिकार रहेगा। The Indian ruler were to hold their kingdom as subordinate of the British crown. जो इंडियन रूलर जो रूल ओवर कर रहे हैं इंडिया में, वो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट कहलाएंगे। ब्रिटिश के अंदर ही करेंगे तो सही, लेकिन ब्रिटिश के सबॉर्डिनेट्स ही कहलाएंगे। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. ये डिसाइड किया गया था कि जो इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन है आर्मी में वो यूरोप मतलब रिड्यूस किया जाएगा और यूरोपियन जो सोल्जर्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोपियन जो सोल्जर्स आएंगे वो ज़्यादा रिबेल नहीं करेंगे, रिवोल्ट नहीं करेंगे। अगर हम उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है इंडियन सोल्जर्स का तो प्रॉब्लम आ सकती थी, तो ये डिसाइड हो गया था कि भाई यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा रहेंगे। So it was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikh and Pathans. तो ये डिसाइड किया गया कि जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे बजाय अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के, ज्यादातर जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे जिनको भर्ती मिलेगी वो सिख, पठान और गोरखास होते हैं ना, आपने देखा होगा गोरखास नेपाली टाइप कुछ होते हैं, तो इनको ज्यादा मतलब ब्रिटिश मिलेगा। The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. जो लैंड और प्रॉपर्टी थी मुस्लिम्स की वो कॉन्फिस्केट मतलब ले ली गई थी लार्ज स्केल पे, एंड उनको ट्रीट किया गया था एक सस्पिशन कि वो हमारे एक दुश्मन, उनको सस्पेक्ट किया गया था कि वो हमारे मतलब दुश्मन की तरह ही है। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन ए बिग वे। उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि ये ही जितना भी रिबेल हुआ ये इसके लिए मुस्लिम ही रिस्पॉन्सिबल थे। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. ब्रिटिश ने डिसाइड किया कस्टमरी जो रिलीजियस थे उसको रिस्पेक्ट करने का, सोशल प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया की उनको कंटिन्यू करने का उन्होंने डिसाइड कर लिया था ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना आए। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स। जो पॉलिसीज बनाई गई वो लैंडलॉर्ड्स जमींदार को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई, एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। और उनको अधिकार दे दिया गया कि उनकी लैंड्स पे उनकी पूरा अधिकार रहेगा, सिक्योरिटी राइट्स उनको प्रोवाइड करा दिया गया। न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर। फिर हिस्ट्री में जो यस व्हाट वुड यू वांट टू आस्क? कुछ पूछने? नो मैम। ओके, तो ये हिस्ट्री में एक नया फेज
स्टार्ट हुआ था 1850 से। दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई क्या? मैम सीमा मैम की क्लास का लिंक आया है। ओके बेटा, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना। अब आप देख सकते हो मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट्स कौन कौन से थे। फैजाबाद था, लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, दिल्ली था, मेरठ था। तो ये अपन एक मैप, ठीक है, मैं क्लास में कराऊंगी, है ना। ओके, ओके बाय, मैम। टेक मैम केयर। आपने ये ऑडिट होमवर्क में दिया भी था। अच्छा, ओके ओके, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके मैम।